प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। देखो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सबको पता है बेसिक डेफिनेशन ना, इसका शायद मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। बात ये कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका क्राइटेरिया का क्या होगा स्पॉन्टेनियस होने का। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता किस वजह से, या तो वो दैट ऑलवेज ट्राइज टू डिक्रीज एनर्जी, ऐसे होगा ना, अपना एनर्जी को डिक्रीज करने का कोशिश करते हैं। जैसे एनर्जी कम हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे पहुंचने के लिए दूसरा बेटा टर्म क्या होता है, दैट ऑलवेज ट्राइज टू इंक्रीज, किसको इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है, इंक्रीज एंट्रोपी। ठीक है, तो दो बातें हम लोग करते हैं, जो एंट्रोपी बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो स्पॉन्टेनियस होने का दो ही वजह होते हैं, वो एनर्जी को कम करेगा और स्पॉन्टेनियस क्या करेगा, एंट्रोपी को बढ़ाएगा। ठीक है, ये सब करने के लिए कोई भी प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं और इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल, नेचुरल प्रोसेस तो काफी फास्ट प्रोसेस होते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हो सकता है वो अपने आप से हो जाए, या फिर किसी भी कंडीशन में तुम लोगों को उसको इनिशिएट करने का जरूरत पड़े। ऐसा पॉसिबल है, जैसे तुम्हारे पास कैंडल है, उसको जलाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तो वो स्पॉन्टेनियस है, इनिशिएट तुम लोगों को करना है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम लोगों को कंटिन्यूअसली उस पर काम करना पड़ता है थ्रू आउट द प्रोसेस, तब जाके वो रिएक्शन या प्रोसेस हो पाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऐसा हम लोगों को नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं तुम लोगों के साथ में, तो टॉपिक डिस्कस करने वाला वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या होता है बताओ, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, ऐसे होता है। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, है ना, या डिसऑर्डरनेस बोल सकते हैं। डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस का जो मेजरमेंट होता है उसको तो एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है ना, एंट्रोपी जो होता है डेल्टा एस, वो किसके इक्वल होता है बेटा, क्यू इन द रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टी। क्या होता है, क्यू इन द रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टी। अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि सिंपल सा टर्म, डेल्टा एस किसके इक्वल होगा बेटा, हीट गेन इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे गेन किया गया उन दोनों का रेशियो क्या होता है बेटा, हम लोग बोलते हैं उसको चेंज इन एंट्रोपी बोला जाता है। ठीक है, एंट्रोपी किसका डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। जितना ज्यादा रैंडमनेस है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, उतना ज्यादा क्या होता है, एंट्रोपी। कौन से फैक्टर्स हैं जो एंट्रोपी को अफेक्ट करते हैं, पहले कौन से फैक्टर्स हैं। मैं तुम लोगों से कुछ टर्म्स पूछूंगा तो मुझे बताते जाना। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, एंट्रोपी क्या होगी बेटा, डेल्टा एस क्या करता है, इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है क्या बोलता हूँ। प्रेशर के कम करने से क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज करता है। कौन से फैक्टर से, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव तो एंट्रोपी कैसा होगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो डेल्टा एस कैसा होगा, डेल्टा एस कैसा होगा, वो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होता है। डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी कैसा होता है बेटा, नेगेटिव रहता है। ठीक है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एस कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं अभी। ठीक है, मैं तुम लोगों से बोलूं कि हम लोगों के पास में अगर मिक्सर हम लोग बनाते हैं तो मिक्सर में एंट्रोपी इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, मिक्सर का एंट्रोपी। अगर हम लोग सॉलिड प्लस सॉलिड को मिक्स करें तो एंट्रोपी में क्या चेंज है, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। मिक्सर बनाना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर तुम दो गैसेस को आपस में मिक्स कर दो तो प्रोसेस कैसा होगा, तुम्हें मिलाना पड़ेगा कि अपने आप मिल जाएंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ना। NaCl को तुम पानी में डालो तो अपने आप घुलेगा कि तुम्हें घोलना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, क्यों घोलना पड़ेगा, NaCl को पानी में डाल के घोलना पड़ता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। NaCl का डिसोल्यूशन, दो सॉलिड को मिक्स करना, मिक्स हो जाना, ये सभी का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है, वैसे इंक्रीज करता है। दो सॉलिड को तुम लोग मिक्स करोगे, एंट्रोपी इंक्रीज करते हैं। दो लिक्विड को मिक्स करोगे,
इन सब केस में बेटा क्या होगा, दो गैस को तुम लोग मिक्स करो, एंट्रोपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, भाई तुम लोगों से बोला जाए कि देखो ऐसा जरूरी नहीं कि मिक्सचर में हमेशा बढ़े एंट्रोपी, नॉट नेसेसरी, वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। मान लो तुम लोगों से बोले कि हमारे पास में एक AgNO3 का मिक्सचर, तुम्हारे पास में क्या है, एक AgNO3 का मिक्सचर है, तुमने इसमें NaCl डाल दिया, तो एंट्रोपी में क्या चेंज आया, बढ़ेगा कि घटेगा? तुमने इसके अंदर क्या कर दिया, AgNO3 के मिक्सचर में NaCl डाल दिया, तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, दैट विल रिमेन सेम, क्या होगा इस लोगों को बताना। NaCl डालोगे तो NaCl डालने में क्या होगा, ये जो Cl होगा वो AgCl को प्रेसिपिटेट करा देगा। अगर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो एंट्रोपी कैसा हो जाएगा बेटा, एंट्रोपी विल डिक्रीज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जरूरी नहीं कि मिक्सचर में हमेशा एंट्रोपी बढ़े, थोड़ा सा सोचना है कि प्रेसिपिटेशन वगैरह कुछ हुआ, आप सोचना है कि रैंडमनेस कहाँ बढ़ रही है, रैंडमनेस, प्रेसिपिटेशन होने पर रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। अगर रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम लोगों से पूछे कि रबर को जब स्ट्रेच करते हो तो अच्छा बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है, अगर एग को तुम लोग बॉइल करो तो एंट्रोपी बढ़ता है कि घटता है? एग को हम लोग अगर बॉइल करें तो कोगुलेशन होते हैं, कोगुलेशन होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। सॉलिड बनता है इस ये मत सोचो बेटा, कोगुलेशन जो होता है प्रेसिपिटेशन होता है, कोगुलेशन मतलब कोगुलेशन होगा कि क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन होता है, तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, डीनेचुरेशन में एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा ना। बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, मैं कोगुलेशन बोल रहा था, क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। ये पढ़ो ना तुम लोग, ये वैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल, अगर तुम लोग केमिकल बॉन्ड क्या बोलते हैं, थर्मो नहीं बेटा, वो पढ़ते हो क्या बोलते हैं तुम्हारा, बायोमोलिक्यूल्स अगर पढ़ते हो तो बायोमोलिक्यूल्स में इसका एग्जांपल दिया है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो डिनेचुरेशन होगा तो एंट्रोपी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अच्छा मैं तुम लोगों से पूछूं, रबर को स्ट्रेच करें तो, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में क्या होगा, रबर को हम लोग स्ट्रेच करें तो क्या होगा, सोच के बताओ। रबर को इंक्रीज स्ट्रेच करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि अनकॉइलिंग होगी। अगर रबर को तुम लोग स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, कॉइलिंग होगी कि अनकॉइलिंग होगी, स्ट्रक्चर जो होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा पहले, अगर तुम लोग उसको स्ट्रेच करते हो रबर को तो क्या होगा, अनकॉइलिंग होगी ना, यस और नो, अनकॉइलिंग होगी तो स्ट्रक्चर बनेगा, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, हाँ या ना, ज्यादा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कौन है, कॉइल्ड या अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड, ज्यादा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कौन सा वाला है, अनकॉइल्ड वाला ना, तो एंट्रोपी क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो बट अगर हम लोग स्ट्रेचिंग और ओवर करते हैं तो बट एंट्रोपी क्या करता है, डिक्रीज करता है। छोटी मोटी बातें हैं तुम लोगों को याद रखनी है, कहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगा, कहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, और रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में, और रस्टिंग में इंक्रीज कर जाएगा, रस्टिंग में क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा डिजोल्यूशन के प्रोसेस में अगर किसी को तुम लोग डिजोल्व करो तो डिजोल्यूशन में क्या होगा, मान लो तुम लोगों ने NH4Cl को पानी में डाल दिया तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, NH4Cl को पानी में डालने से एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, NH4 प्लस एक्वस, ऐसे होगा ना, प्लस Cl माइनस एक्वस, एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा पार्टिकल्स। डिजोल्यूशन के प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो तुम लोगों को याद रखना है, कहाँ पे एंट्रोपी में क्या चेंज आता है। ठीक है, लिख दिए थे। तो थोड़ा सा वही सोचना है, ये तो मैंने कॉमन एग्जांपल्स लिखे हैं, तुम लोग पूछ सकते हो कौन सा प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है, कौन से वाले में नहीं बढ़ रहा है। वैसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या चेंज होता है वो लिखवाऊंगा, थोड़ा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा।
मैं तुमसे पूछूंगा अगर हम लोगों के पास में एक रिवर्सिबल चेंज है, हम लोगों के पास में क्या बेटा, एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है, तो रिवर्सिबल चेंज में एंट्रोपी, टोटल जो एंट्रोपी होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्या आता है बताओ उससे। अगर हम लोगों के पास में बेटा क्या है, टोटल एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस मेरा मान जो पॉजिटिव। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी तुम लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में बताओ और रिवर्सिबल बताओ। रिवर्सिबल में कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। यस अगर हम लोगों के पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होगा हम लोगों के पास में ये सिस्टम है बेटा और यहाँ ये सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहेंगे, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, हमेशा ऑलवेज और नॉट 100% रहेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा किस में रहता है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हीट यहाँ से बेटा गेन हुआ और जो टेम्परेचर यहाँ का होगा वो टेम्परेचर यहाँ का भी होगा, T1 T2 तो मैं बोल सकता हूँ T1 किसके इक्वल होगा, T2 के इक्वल होगा ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसको तुम लोग T मान सकते हो, ठीक है। मान लेते सिस्टम ने Q हीट रिलीज किया, क्या बेटा Q हीट क्या किया इसने रिलीज किया, तो सराउंडिंग क्या कर लेगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का Q हीट हो जाएगा, एब्जॉर्ब। यहाँ पे एंट्रोपी कितना आएगा, सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा बेटा माइनस का Q अपॉन T, सराउंडिंग का एंट्रोपी कितना होगा, क्या बेटा प्लस का Q अपॉन T, टोटल चेंज इन द एंट्रोपी कितना आएगा बेटा माइनस Q अपॉन T प्लस Q अपॉन T, कितना आ जाएगा 0। अगर हम लोगों के पास में एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे रहता है, 0 है, ठीक है। सिस्टम का एंट्रोपी क्या करे, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घटेगा, सराउंडिंग का बढ़ेगा, लेकिन टोटल जो चेंज रहेगा वो कैसा रहेगा, 0। अगर हम लोगों के पास में एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो, अगर हम लोगों के पास में एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा, अगर हम लोगों के पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा, एंट्रोपी कैसा रहेगा बताओ तो, एंट्रोपी कैसा रहता है, पॉजिटिव, टोटल एंट्रोपी जो रहता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। डेल्टा एस जो टोटल निकल के आएगा वो कैसा निकल के आता है, पॉजिटिव। अभी सोच के देखो कि हम लोगों के पास ये सिस्टम है, ठीक है, ये हम लोगों के पास में क्या है बेटा, सराउंडिंग, यहाँ का टेम्परेचर कितना है T1, यहाँ का T2, कौन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा T2 से। अगर यहाँ से Q हीट जा रहा है और ये हीट Q हीट गेन कर रहा है तो सिस्टम का एंट्रोपी कितना आएगा बेटा माइनस का Q अपॉन T, T कितना T1, सराउंडिंग का कितना आएगा बेटा प्लस का Q अपॉन T2, टोटल एंट्रोपी कितना आएगा माइनस का Q अपॉन T1 प्लस का Q अपॉन T2, ये टोटल हो गया। कौन छोटा है बेटा, ये छोटा है, इस जैसे ये ओवरऑल वैल्यू कैसा होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, डेल्टा एच जो टोटल आएगा वो कैसा निकल के आएगा हम लोगों के पास। तो अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें एंट्रोपी क्या करता है हमेशा, इंक्रीज करता है, ठीक है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज करता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग मिला के कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, 0 रहता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मतलब प्रेशर पे थोड़े कराते हैं पार्टिकुलर प्रेशर, एक एटीएम 0 डिग्री सेल्सियस, किसमें इक्विलिब्रियम रहेंगे, एच और वाटर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा एच 0 रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एंट्रोपी चेंज कितना रहेगा, 0 रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एंट्रोपी कितना होता है, 0 रहता है। अगर फेस चेंज कराए तुम लोग कीपिंग द टेम्परेचर सेम तो एंट्रोपी बढ़ेगा। अगर तुम लोग फेस चेंज करवाए, कल बताए तो थे इस चीज के बारे में, कल बताए थे परसों बताए थे, कीपिंग द टेम्परेचर सेम, अगर वो टेम्परेचर को सेम रख के स्टेट को चेंज करते हैं तो देखो मैं तुम लोगों को बताया था कि टेम्परेचर
डेल्टा टी अगर 0 है तो डेल्टा ई कैसा होता है, 0 रहता है, ऐसे ही ना। लेकिन फेस चेंज में ये वाला प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होता। अगर फेस चेंज होगा तो डेल्टा ई बढ़ेगा, डेल्टा ई बढ़ेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा ऑब्वियसली। एनर्जी अगर बढ़ गया इंटरनल तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा, एंथैल्पी भी बढ़ेगा, सब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर सेम लेके, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि अगर तुम लोग टेम्परेचर को रखते हो सेम तो क्या प्रेशर को रखते हो सेम, तो फेस चेंज में फिर कैसे उसको स्टडी करोगे। फेस चेंज तो सेम टेम्परेचर पे बाई चेंजिंग द प्रेशर ही तो पढ़ा जाता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तुम्हारे पास में है, 100 डिग्री सेल्सियस में तुम लोग क्या करोगे, प्रेशर को चेंज करोगे, प्रेशर को चेंज करा के उसको तो लिक्विड फॉर्म में रखोगे या गैसियस फॉर्म में रखोगे, ऐसे ही करना होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग टेम्परेचर को चेंज करा के उसको चेंज करोगे, प्रेशर को सेम रख के, तो फेस चेंज नहीं पढ़ा जाता ना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सारी चीजें क्या होती है, एक फिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर पे पढ़ी जाती है। सबका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा स्टेट वाला। ठीक है, अब ये तो एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, कोई बताएगा मुझे। डेल्टा NCV delta T. एनसीवी Delta T. बटा डेल्टा एक्स क्या होता है, एन सीवी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1, ऐसे है ना। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये होगा एन सीवी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2। किसमें, कांस्टेंट प्रेशर पे, क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है बता देंगे तुम्हें। तुम बताओ हम लोग सीपी क्यों लें, ऊपर वाले टर्म में सीवी क्यों नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इसको तुम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, अगर टेम्परेचर कैसा है कांस्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें कभी लगाना नहीं होता। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 के। T1 अगर dt को तो ये वाला टर्म गायब हो जाएंगे, तो डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू एन आर एल एन V1 अपॉन V2 अपॉन V1, ऐसे होगा ना। या फिर इसको हम लोग लिखेंगे बेटा किसके इक्वल, एन आर एल एन P1 अपॉन P2। ठीक है, अगर इसको लोग आगे इंटू कर रहे हैं ना 2.303 से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमसे पूछे कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, V कांस्टेंट है तो क्या होगा, V1 इक्वल्स टू V2, P1 इक्वल्स टू P2। तो तब हम लोगों के पास में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर को दिए वाले फॉर्म से लिख देंगे NCV ln T1 T2 अपॉन T1, दोनों फॉर्म्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नीट में तुम लोगों को डायरेक्ट एक साथ कभी इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पूछेगा या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर लेके पूछेगा, अलग अलग एक फॉर्मूला एक ही बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लिख दिया इसको। Yes, sir. बेटा लिखो एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज, छोटा सा हेडिंग लिख लो, एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज। कौन सा एंट्रोपी पढ़ेंगे बेटा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल होता है बताओ, Delta H upon boiling point. डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन कौन सा पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तीसरा हम लोग के पास में क्या होगा बेटा, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी
ऑफ सब्लिमेशन। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा बेटा? दैट इज डेल्टा एच अपॉन टी, या वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, सब्लिमेट करेगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला रहता है। अब तुम लोग खुद सोचो, अभी ये वाले पूछ रहे थे ना डेल्टा एच कैसा होगा। मान लो तुम लोगों ने सॉलिड को इसमें कन्वर्ट किया, सॉलिड को तुमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, कीपिंग द टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर कैसा रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? हाँ, हीट देनी पड़ी तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। हीट गेन भी होगा ना, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी तो खत्म हो जाएगा, जीरो है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई रहता है। और डेल्टा ई कैसा रहता है बेटा इस प्रोसेस में? डेल्टा ई रहता है पॉजिटिव। डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच कैसा आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो इसके बेस में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लिखो इन एनी, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर बेटा। इन एनी नेचुरल प्रोसेस, इन एनी नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी में क्या चेंज आता है? इन एनी नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, बताओ? इंक्रीज एंट्रोपी होती इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, है, इंक्रीजेस। इंक्रीज करता है। सबको पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ ice. Calculate the change in entropy for the fusion of 1 mole of ice. The melting point of ice is 273 Kelvin. The melting point of ice is 273 Kelvin. And molar enthalpy of fusion of ice is 6 kilojoule per mole. निकाल ही सकते हो, इससे भी तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाएगा। पूछ रहे थे, the molar enthalpy of fusion of ice is 6 kilojoule per mole. Molar enthalpy of fusion of ice is 6 kilojoule per mole. ठीक है, निकाल सकते हो। यस सर। कितना आ रहा है आंसर? 21.97। 21.97, 22 के अप्रोक्स आ रहा है ना। तो पॉजिटिव आया ना, ये नेगेटिव आया? चलो ठीक है, अब हेडिंग लिखो गिब्स एनर्जी। अब बताओ मुझे गिब्स एनर्जी क्या होता है? सर जो एनर्जी सिस्टम में स्टोर रहती है, कोई भी वर्क करने में फिर काम आ जाती है, उसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। ऋतिक, गिब्स एनर्जी क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट कर दें? होता है क्या है? हाँ, इट इज जो वर्क कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को गिव्स एनर्जी बोलते हैं। गिव्स एनर्जी क्या होती है? इफेक्टिव वर्क करने की एबिलिटी, यूजफुल वर्क करने की एबिलिटी को। जिससे
जो फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है सिस्टम में वर्क करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी बोलते हैं। सहाली नहीं पता, तुमने बता गिव्स एनर्जी का कुछ आइडिया तुम्हें है? नहीं है। रामा तुमने क्या बताया था? कुछ नहीं बताया, इसको पूछो। अंकुश तुम्हें कुछ पता है? गिव्स एनर्जी नाम ही पहली बार सुन रहे हो। पहले सुना है कभी? किससे रिप्रेजेंट करते हैं गिव्स एनर्जी को? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट गिव्स एनर्जी सिंपल सा है कि जो एनर्जी क्या होता है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, कोई ना कोई मतलब देखो वर्क जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक कंप्रेशन वर्क और एक सिस्टम दूसरा मतलब कोई रिएक्शन करने में वर्क कर सकता है ना, समझा रहे हैं कि नहीं यार? तो कंप्रेशन वर्क के अलावा जो और वर्क करने में एनर्जी यूज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी बोलते हैं। यूजफुल वर्क बोल सकते हैं, सिस्टम को काम करने में यूज होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सिस्टम होता है वो दो तरीके का काम करता है, एक तो कंप्रेशन वर्क करता है और दूसरे लोग बोल सकते हैं कि उसने क्या किया, कोई यूजफुल वर्क किया या नॉन कंप्रेशन वर्क बोल सकते हैं। जो नॉन कंप्रेशन वर्क को करने के काम आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो तुम लोग, इट इज द कैपेसिटी of a system to do a non-compression work or useful work. ठीक है ना, it is the capacity of a system to do a non-compression work or useful work। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गिव्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, गिव्स एनर्जी किसके इक्वल होता है, जो एनर्जी होगा पूरे सिस्टम का वो किसके इक्वल होगा बेटा, गिव्स एनर्जी प्लस रैंडमनेस एनर्जी। इसको हम लोग डेराइव करेंगे फॉर्मूले को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी होता है, जो एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा, एनर्जी का सिस्टम होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज गिव्स एनर्जी इक्वल प्लस किसके बेटा, प्लस रैंडमनेस एनर्जी के इक्वल। ठीक है ना, एनर्जी क्या होगा एच, गिव्स एनर्जी क्या होगा बेटा जी, प्लस रैंडमनेस एनर्जी कितना होगा टी डेल्टा एच और टी एच, टी इंटू एस के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से डेल्टा एच किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ये एक फॉर्मूला पढ़ता है हम लोग डेल्टा जी को लेकर। ठीक है, डेल्टा जी को लेकर हम लोग ये एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है। इसको मैं दूसरे तरीके से ड्राइव करूंगा, उसको समझना तुम लोग थोड़ा, तो लिख लो सब। वर्क कितने तरीके का करेगा कोई भी, दो तरीके का वर्क होगा, एक तो कंप्रेशन वर्क और दूसरा नॉन कंप्रेशन वर्क। ठीक है, हो गया। चलिए बताओ डेल्टा ई किसके इक्वल होता है बेटा, डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, अगर वर्क जो होता है दैट इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क कैसा होगा बेटा, डन बाय नेगेटिव। सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल रहता है। ठीक है, वर्क जो होगा वो कौन सा होता है बेटा, वर्क जो होगा एक तो कंप्रेशन और दूसरा क्या होगा बेटा, वर्क नॉन कंप्रेशन। ऐसे वर्क कंप्रेशन किसके इक्वल होगा बेटा, टी इंटू डेल्टा वी के इक्वल, प्लस क्या होगा हम लोगों के पास वर्क नॉन कंप्रेशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो वर्क का वैल्यू है इसको मैं उठा के इस इक्वेशन में रख लेता हूँ, तो डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा, डेल्टा वी ई विल बी इक्वल्स टू क्यू माइनस टी डेल्टा वी प्लस जो वर्क है वो कौन सा वाला बेटा, नॉन कंप्रेशन। ठीक है, क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क कौन सा वाला बेटा, नॉन कंप्रेशन वर्क। ये क्या हो जाता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा एच। ऐसे बोल सकता हूँ क्यू किसके इक्वल है बेटा, डेल्टा एच प्लस वर्क कौन सा वाला बेटा, नॉन कंप्रेशन। ठीक है, डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, क्यू बाई टी। टी, तो क्यू किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा एच इंटू टी, क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, डेल्टा एच इंटू टी है ना, टी इंटू डेल्टा एच ऐसा लिखते हैं क्या, किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच प्लस वर्क नॉन कंप्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स एनर्जी। तो यस। गिव्स एनर्जी किसके इक्वल आएगा, टी डेल्टा एच
है ना, माइनस का क्या होगा बेटा, डेल्टा एच। ऐसा इसको भी ऐसा लिखा था, वर्क नॉन कंप्रेशन, ठीक है ना बेटा, सही लिखा है। ये क्या होगा, नॉन कंप्रेशन वर्क डन बाय द सिस्टम। ये क्या होगा, नॉन कंप्रेशन वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसे होगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, माइनस का डेल्टा जी। यहाँ से बोल सकते हो माइनस का जो डेल्टा जी होगा वो किसके इक्वल होगा, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस। तो यहाँ से निकालोगे डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो पूरा वैसे थर्मो में कोई मैथमेटिकली इधर उधर से हम लोग तोड़ फोड़ के फॉर्मूले बना के और लिखते रहते हैं, ठीक है। पहले कॉपी कर लो, यहाँ से लिखो जल्दी जल्दी। हाँ ये लिख दिया वर्क डेल्टा ई, इसके ऊपर का लिखे होगा, कुछ नहीं लिखे, तुमने लिख लिया, पूरा लिख दिया। लिखो तो कहाँ से, तुम लोग को लिखना है। मेघा अजय, डेरिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत कभी कभी दिमाग में रख लेना, ठीक है। बचा ही क्या इसमें पढ़ाने को तुम्हें, वो तो क्या सब कुछ। पढ़ते नहीं बेटा तुम लोग, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं पेपर, चेक तो किया होगा, पिछला भी नहीं आया। जो कुछ तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं बेटा, तुम लोग भी नहीं पढ़ते। सर 28 को है हमारा टेस्ट। इसके पीछे वाले में कितने आए, सर 540। कुछ हो गए सर 526। बेटा, पूरी साल तुम्हारी 500 पे अटके रह गई। तुम लोगों को कितने कितने तक आ रहे हैं अभी, 600 क्रॉस हुआ किसी का, 552 है तुम्हारा, 580, 89 तुम्हारा, 525। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन है ही, ये बोल रहे हैं कि तुम भी जनरली हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे से पढ़ेंगे। कब से गया स्टार्ट, घूमने के बाद में, कल से कर दिया स्टार्ट। कल तो लौट के आया होगा तुम घूम के, कि परसों आ गए थे, कब आ गए थे, कल ही आए, आते ही तो पढ़ने रूम में दिक्कत थी तो जिससे तुम पढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है बेटा। कल लिखो रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये लास्ट रिलेशन में लिखवा रहा हूँ इस टॉपिक पे पूरे से खत्म होंगे बेटा, 2-4 क्वेश्चन बोलूंगा। बाकी जो पार्ट है वो पूरा पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, थर्मोकेमिस्ट्री वाला, इसके कौन सा था, क्या यूज कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब पढ़ा दिया। आज की क्लास में क्या पढ़ा है, कुछ पढ़ाया नहीं, थोड़ा सा पढ़ा है, हाँ रिकॉर्ड है। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो पढ़े हो, क्या रिलेशन होता है बताओ। डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, प्लस आरटी एलएन क्यूसी, ऐसे होता है बट अगर क्यूसी किसके इक्वल है, किसी के, तो डेल्टा जी कितना हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी कैसा होता है, जीरो रहता है। किस पे 180 प्रेशर पे, क्यों, डेल्टा जी 180 प्रेशर पे जीरो कैसे हो जाएगा, हाँ पढ़ लिया तुमने,
किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में दिया होगा कुछ कंडीशन पे, थोड़ा यहाँ से डेल्टा जी स्टैंडर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का RT ln KC। ये रिलेशन तुम लोग वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े। RT को तुम लोग चेंज कर रहे ना, और कोई दिक्कत इसमें है नहीं। मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो करके क्वेश्चन लिखो जी। देखो, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन the change in enthalpy and the change in entropy are, for a certain reaction the change in enthalpy and the change in entropy are 40.63 kilojoule per mole. For a certain reaction the change in entropy and the change in enthalpy are 40.63 kilojoule per mole and 100 joule per Kelvin. Enthalpy और entropy दोनों दिए। For a certain reaction, the change in enthalpy and change in entropy are 40.63 kilojoule per mole, 40.63 kilojoule per mole, and 100 joule per Kelvin. What is the value of delta G at 27 degrees Celsius? And indicate whether the reaction is possible or not. 27 डिग्री सेल्सियस में डेल्टा जी पूछ रहा है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताना। और रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और डेल्टा एस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? सर पॉसिबल है रिएक्शन, पॉसिबल है रिएक्शन पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। यस डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच ना। डेल्टा एच तो बेटा बहुत ज्यादा दिया है 40.63 में, अगर 10 टू द 3 से इंटू करोगे किलो जूल है सर, नॉट पॉसिबल। वो जो ना किलो जूल है। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ये कितना बेटा 40 पॉइंट, तो 4 इतना ना, इतना आएगा जूल, माइनस का टी कितना है 300 और एच कितना दिया है 100। तो ये तो पॉजिटिव में आएगा ना वैल्यू निकल के, पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव होने पे रिएक्शन नहीं होगा। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो एट 400 केल्विन। Calculate the equilibrium constant for the reaction given below at 400 Kelvin. Reaction है बेटा PCl5 gas giving you PCl3 gas plus Cl2 gas. हाँ बेटा 400 Kelvin पे। इसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड दिया है 7.2, डेल्टा एच स्टैंडर्ड बेटा, डेल्टा एच स्टैंडर्ड दिया है 7.2 किलोजूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा एच स्टैंडर्ड दिया है इसका 122, इसका कितना दिया है 122 जूल ही दिया है, जूल 122 जूल पर केल्विन पर मोल। बताओ निकाल सकते हो कि नहीं? डेल्टा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा बेटा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ना। डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? डेल्टा जी स्टैंडर्ड
हाँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता। हो जाएगा सर। पहले क्या कर लोगे, डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकाल लोगे, इसके इक्वल होगा बेटा डेल्टा एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा एस, ये हो जाएगा ना। डेल्टा जी स्टैंडर्ड अगर तुम लोगों को मिल जाएगा तो क्या करोगे बेटा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड किसके करो, माइनस का आर टी एल एन के सी, बस हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, तुम कर लेते हो, एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना इसको तुम्हारे लिए सारे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो तुमसे कल एक भी क्वेश्चन नहीं होता है ना। देखो, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द रिएक्शन गिवन बिलो। At 6 moles of carbon solid plus 3 moles of H2 gas giving C6H6 liquid, ये तुम लोगों के पास रिएक्शन है, ठीक है ना। इस रिएक्शन से तुम लोगों का निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना, गिवन माइनस का 3268 वैल्यू लिखो, माइनस का 3268 माइनस 3268 माइनस कॉमा माइनस 393.5 and minus 285.8 kilojoule per mole. Kilojoule per mole are the heats of combustion of benzene. Are the heats of combustion of benzene. Heat of formation of CO2. Heat of combustion of benzene. Heat of formation of CO2 and heat of formation of water. And heat of formation of water liquid respectively. बताओ, तो मतलब क्या दिया है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है। इन सब इंफॉर्मेशन से तुम लोगों को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है। निकाल लोगे, क्या करोगे बेटा इसमें बताओ। ये किसने तोड़ा, तुम लोगों ने, ये किसने तोड़ दिया, तुम लोगों ने तोड़ा आगे। यहाँ बेटा तुम्हारी क्लास बैठती है और तो कुछ होता नहीं है। 11th वाले तोड़ते हैं। बट बताओ क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस करने में ज्यादा कुछ तो लगता नहीं है वैसे, मैंने बहुत आसान सा काम होता है। कैसे होता है आसान सा काम, तुम्हें क्या क्या दिया बताओ। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दिया है, तो बेंजीन का कंबशन क्या होगा, C6H6 लिक्विड, कितने से रिएक्शन करेगा बेटा, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा बेटा 6CO2
प्लस कितना वाटर बेटा, 3 वाटर, कितना ऑप्शन हो गया, 12 और 3 15, या कितने से इंटू करना है बेटा, 15/2 से, ठीक है ना। यहाँ पे लिक्विड, ये कौन होगा, गैस, ये कौन होगा, गैस। दूसरा क्या और क्या दिया, फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो C प्लस O2 गिविंग CO2 हो गया इसका फॉर्मेशन। ये क्या होगा, सॉलिड हम लोगों के पास में। तीसरा क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, H2 गैस प्लस कौन सा वाला गैस, O2 गैस गिविंग वाटर लिक्विड। कितना चाहिए तुम्हें इसमें, ये बैलेंस कर लो तुम, कितना से इंटू कर लें, 1/2। इन तीनों रिएक्शन को तोड़ फोड़ के वो बना लो कैसे भी, ये तो करना होगा। तुम्हें कितना कार्बन चाहिए पहले ये बताओ, इसमें 6 से इंटू करना पड़ेगा। कितना तुम्हें हाइड्रोजन चाहिए, 3 से इंटू करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दो, है ना, इसको उल्टा कर दो, जोड़ दो, ऐसे होगा कि नहीं होगा। इन तीनों को सॉल्व करके तुम्हें कार्बन लेके आना है, 3H2 लेके आना है और C6 लेके आना है, बाकी सब कैंसिल हो जाना चाहिए। ऐसा मल्टीप्लाई वगैरह कर लो तो इसको तो उल्टा करना पड़ेगा रिएक्शन को। तो इन दोनों को, इसका बेटा, इसका एंथैल्पी दिया होगा डेल्टा H1, इसका दिया डेल्टा H2, इसका दिया डेल्टा H3, इनको ऐड करो, इसको माइनस करो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो करो। ऐसे करना होता है क्वेश्चन, और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो हम लोग यही क्लास खत्म करते हैं। वैसे अभी वो तो तुम लोगों को कल कौन सा वाला टॉपिक स्टार्ट करें, हम लोग तो 12th का कल स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ पढ़ा दिया था, कितना पढ़ा दिया था, कितना पढ़ाया था, और स्लो पढ़ा दिया था पूरा, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन पढ़ा दिया था, और ऑल्सो से पहले कैसे पढ़ा देंगे, और तो पढ़ा दिया था। ठीक है, तो कल से हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं।